अदब नाजरीन, देश लाई में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, आज की हमारी खबर सिर्फ एक कथित पुलिस मुठभेड़ या फेक एनकाउंटर की नहीं है। आज सवाल उस दावे पर है जिसमें घने अंधेरे में तकरीबन 15 मीटर की दूरी से 9 एमएम की पिस्टल से चलाई गई 2 गोलियां सीधे जाती है और आरोपी अलाउद्दीन के दोनों पैरों में लग जाती है। और पुलिस की टीम में एक भी ऐसा जवान नहीं है जो इस मुठभेड़ में घायल हुआ हो। सवाल यह है कि आखिर यह निशानेबाजी कितनी सटीक थी और यह हाफ एनकाउंटर कितना सच्चा था। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई यूपी के उस पुलिस अधिकारी की निशानेबाजी का परीक्षण करने जा रही है जिसने इस कार्रवाई में गोलियां चलाने का दावा किया था। यानी अब सिर्फ पुलिस की कहानी नहीं चलेगी। अब सवाल होगा, क्या पुलिस के दावे को मौके की परिस्थितियों और वैज्ञानिक जांच से भी साबित किया जा सकता है? मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले का है। यह वही मामला है जिसमें अपहरण के आरोपी अलाउद्दीन को पुलिस ने गोली मारकर घायल करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। उत्तर प्रदेश से इस तरह की कहानियां अक्सर आती रहती है, लेकिन इस कथित हाफ एनकाउंटर की कहानी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गंभीर सवाल उठा दिए हैं। और अदालत के सवाल इतने गंभीर हैं कि इनसे इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को उसने सौंप दी है। चलिए आपको बताते हैं कि उस एनकाउंटर की रात आखिरकार क्या कुछ हुआ था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 9 मई 2025 को श्रावस्ती के इकोना थाने में 7 साल की बच्ची के अपहरण के आरोप में अलाउद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इसके 3 दिन बाद यानी कि 12 मई 2025 तत्कालीन थाना प्रभारी अश्विनी कुमार दुबे की तरफ से एक और एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस का दावा था कि अलाउद्दीन नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक उसे रोकने की कोशिश हुई और उसी दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस का दावा था कि आत्मरक्षा में तत्कालीन एसएचओ अश्विन कुमार दुबे ने अपनी 9 एमएम सर्विस पिस्टल से 2 गोलियां चलाई और दोनों गोलियां आरोपी के दोनों पैरों में घुटने के नीचे जाकर लगी। लेकिन यहीं से कहानी में सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। पुलिस के मुताबिक घटना रात के अंधेरे में हुई, दूरी तकरीबन 15 मीटर की थी और कथित तौर पर हथियार लॉड किए जाने की महज आवाज सुनकर पुलिस की तरफ से भी गोली चला दी गई। 2 गोलियां चली और दोनों आरोपी के दोनों पैरों में लगी। अब हाईकोर्ट जानना चाहता है कि क्या वास्तव में ऐसा संभव था। हाईकोर्ट के सवाल बेहद महत्वपूर्ण हैं। अदालत ने पुलिस की कहानी पर कई सवाल खड़े किए हैं, कई सवाल उठाए हैं। पहला सवाल, अगर आरोपी के आसपास 23 पुलिसकर्मी मौजूद थे तो उसने पुलिस पर फायरिंग कैसे की और पुलिस की तरफ से एक भी व्यक्ति घायल क्यों नहीं हुआ? दूसरा सवाल, अगर रात में अंधेरा था और एसएचओ तकरीबन 15 मीटर की दूरी पर थे तो सिर्फ हथियार लोड किए जाने की आवाज के आधार पर उन्होंने 2 सटीक गोलियां कैसे चला दी? तीसरा सवाल, अगर दोनों गोलियां आरोपी को लगी तो दोनों गोलियां घुटने के नीचे ही कैसे लगी? चौथा सवाल, पुलिस के मुताबिक इस्तेमाल हुई गोली 9 एमएम की थी, लेकिन आरोपी के पैरों में मिले घावों के विवरण को लेकर भी अदालत ने कई सवाल उठाए हैं। और सबसे अहम बात, क्या पुलिस की एफआईआर में घटना का ब्यौरा पूरी तरह से सही है या फिर घटना को उस तरह से पेश किया गया जैसा पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? यही वजह है कि हाईकोर्ट ने इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को जिम्मेदारी सौंप दी है। अब एसएचओ की निशानेबाजी का टेस्ट होगा। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब सीबीआई यह जांच करेगी कि क्या तत्कालीन एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे वास्तव में रात के अंधेरे में करीब 15 मीटर की दूरी से जेम्स बॉन्ड की तरह गोली चला सकते हैं, और वो भी सिर्फ हथियार लोड किए जाने की आवाज के आधार पर 9 एमएम सर्विस पिस्टल से इतना सटीक निशाना लगा सकते थे कि 2 गोलियां सीधे आरोपी के दोनों पैरों पर जाकर लगे। यानी अदालत अब सिर्फ बयान पर भरोसा नहीं कर रही है,
वो इस दावे की व्यावहारिक और वैज्ञानिक जांच चाहती है और यही किसी भी निष्पक्ष जांच की बुनियाद है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि पुलिस की एफआईआर में कई गंभीर विसंगतियां दिखाई देती हैं। कोर्ट ने पूछा है कि पुलिस की एफआईआर में इतने सारे विरोधाभास क्यों हैं। अदालत की टिप्पणी के मुताबिक प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि थाना अध्यक्ष की तरफ से घटना का ऐसा विवरण दिया गया जिसकी सत्यता की जांच जरूरी है। इसीलिए सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। अदालत ने सीबीआई को 3 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही श्रावस्ती की अदालत में अलाउद्दीन के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर भी फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होनी है। इससे पहले आरोपी अलाउद्दीन के वकील ने भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। अब जरा उन सवालों पर आइए जो आरोपी की तरफ से अदालत में उठाए गए। वकील का सवाल था, अगर कुल 23 पुलिसकर्मी मौके पर थे तो एक ई रिक्शा पर मौजूद व्यक्ति को रोकने में इतनी बड़ी पुलिस टीम कैसे असफल रही। दूसरा सवाल, अगर आरोपी के पास कथित तौर पर सिर्फ 2 कारतूस वाला एक देसी तमंचा था तो पुलिस टीम उससे निपटने के बजाय पीछे क्यों हटी और अतिरिक्त बल आखिरकार क्यों बुलाया गया। और तीसरा सवाल, एफआईआर के मुताबिक पुलिसकर्मी अलग अलग टीमों में बंटे, लेकिन घटनास्थल पर वाहनों और पुलिसकर्मियों की वास्तविक स्थिति को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। यानी अदालत के सामने सिर्फ गोली चलने का सवाल नहीं है, पूरी घटनाक्रम की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। और यह सिर्फ एक केस नहीं है, एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, यहां एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, किसी भी पुलिस अधिकारी पर आरोप लगना अपने आप में उसे दोषी साबित नहीं करता, या किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगना अपने आप में उसे दोषी साबित नहीं करता। आखिरी सच जांच और अदालत के फैसले से ही सामने आएगा। लेकिन लोकतंत्र में पुलिस को भी जवाबदेह होना पड़ता है, क्योंकि पुलिस के पास हथियार है, कानून लागू करने के तरीके हैं, ताकत है। और इसी वजह से पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठे तो उसकी जांच भी इतनी ही निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। अगर कोई पुलिसकर्मी वास्तव में आत्मरक्षा में गोली चलाता है तो जांच से उसे डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि निष्पक्ष जांच तो उसे निर्दोष साबित करने का सबसे मजबूत रास्ता बन सकती है। लेकिन अगर किसी मुठभेड़ की कहानी में विरोधाभास है तो सवाल पूछना भी जरूरी है, और यही लोकतांत्रिक पत्रकारिता का काम है, जो हम बखूबी कर रहे हैं। बहरहाल, अब सभी की नजर सीबीआई की जांच पर टिकी हुई है। अब इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सीबीआई की जांच की होगी। क्या पुलिस का घटनाक्रम सही था? क्या मौके वारदात के सबूत पुलिस के दावे की पुष्टि करते हैं? क्या गोलीबारी की दिशा और दूरी पुलिस के बयान से मेल खाती है? क्या आरोपी के शरीर पर मिले घाव इस्तेमाल किए गए हथियार और गोलियों के दावे से मेल खाते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या एसएचओ वास्तव में उस परिस्थिति में वैसी निशानेबाजी कर सकते थे जैसी पुलिस की कहानी में बताई गई है? इन सभी सवालों के जवाब जांच में सामने आने हैं। इसीलिए अभी किसी को दोषी या निर्दोष घोषित करना जल्दबाजी होगा। लेकिन एक बात जरूर है, हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और अब पुलिस के दावे की स्वतंत्र जांच होगी। ऐसे में सत्ता पक्ष की विचारधारा से जुड़कर अपने आकाओं के इशारे पर अगर कोई पुलिस वाला काम करता है तो उसे यह समझ जाना चाहिए कि आप जब कानूनी पचड़े में फंसते हैं तो आपको आपकी विचारधारा वाला आपका वो राजनीतिक आका बचाने नहीं आने वाला है। दोस्तों, अक्सर एनकाउंटर की कहानी सामने आते ही पुलिस अधिकारी को जांबाज कह दिया जाता है। कई बार पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठते हैं और कई बार वही सवाल अदालत तक पहुंचते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा के चश्मे से नहीं, बल्कि कानून और तथ्यों के चश्मे से पूरे मामले को देखें। क्योंकि अगर पुलिस सही है तो जांच उसे सही साबित करेगी, और अगर कहीं कानून का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। और यही कानून का राज है, यही लोकतंत्र है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और देश लाइव को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं सहल कुरैशी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जल्द मिलेंगे फिर एक मुद्दे के साथ। जय भारत,
जय हिंद।